अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फिजिक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बारी है चैप्टर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। देखते हैं, समझते हैं किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। नंबर 1, ऑल ऑफ देम आर ट्रू एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, बेसिकली ये हमें बताना है। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, बिल्कुल करेक्ट बात है। फोर्स मूव्स इन इट्स डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं होती है। इन केस ऑफ वर्क कोई ना कोई फोर्स होती है और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। नंबर 2, फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो देखो, करेक्ट आंसर तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, बट वेक्टर प्रोडक्ट जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम जो है वो मोमेंट आर्म कर लें तो वही बन जाता है टॉर्क, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ये बन जाती है पावर। ठीक है ना, ये पावर के लिए है। तो बहरहाल हमारा तो आंसर ए करेक्ट है, जो कि है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। नंबर 3, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। वर्क डन जो है वो जीरो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं? A in the same direction, in the opposite direction, perpendicular to each other, not zero। तो देखिए फॉर्मूला है W बराबर होता है F डॉट S, या हम कहते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस की वैल्यू जीरो तब आती है जब एंगल होता है 90 डिग्रीज के बराबर। कॉस 90 जीरो होता है, तो जब कॉस 90 जीरो होगा, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, वर्क डन जीरो आएगा। तो याद रखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तब जो है वो वर्क डन का आंसर जीरो के बराबर आता है। नंबर 4, द वर्क डन ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस कर्व, एरिया अंडर फोर्स वेलोसिटी टाइम कर्व, एक्सेलरेशन। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान का जो ग्राफ बनता है, अगर आप ग्राफ बनाओगे, कितना फोर्स है और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, कितनी फोर्स है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक कर्व बन गया इस तरीके से, वेरिएबल फोर्स है, तो जो भी एरिया होता है अंडर दिस कर्व, ये जो पूरा का पूरा एरिया बनता है, ये जो है वो वर्क डन बताता है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर होगा द एरिया अंडर अ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस कर्व। नंबर 5, if f is equal to 3i and d is equal to 6j, the work done will be। देखो, d से परेशान नहीं होना, d बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे शो करें, d से शो करें तो सीधा से रिलेशन है, डॉट प्रोडक्ट जो है हमें लेना पड़ता है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। तो सीधी सी बात ये कि फोर्स 3i के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6j के बराबर है। तो 3 6 18 हो जाएगा और i डॉट j करना पड़ेगा। i डॉट j बराबर होता है जीरो के, तो 18 इंटू जीरो, कुछ भी कर लीजिए, आंसर आएगा जीरो। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जीरो के बराबर। नंबर 6, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, मैंने इससे पहले ही बताया पावर की डेफिनेशन है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है पावर। द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 40 kg वेट अप टू द हाइट 5 मीटर इन 10 सेकेंड विल बी। पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इन दिस केस जो फोर्स है वो वेट के बराबर होगी, और वेट कैसे आता है? 40 मास मल्टीप्लाई बाय 9.8। वेट निकाल लिया, 10 से भी कर सकते हो आप, इजी हो तो 10 से कर लो इसको, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स का, और जो हाइट है वो 10 है। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर कर लो। 9.8 को 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 5 20, और एक जीरो और लगेगा तो ये आ जाएगा 200 वॉट्स। ठीक है ना, तो वैसे भी ज़्यादा जो ऑप्शंस होते हैं वो 10 की रेंज में होते हैं, नहीं भी तो ये कि 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और जो करीब तरीन आंसर हो वो आपका आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। एक 600 न्यूटन का शख्स है जो सीढ़ियों पे चढ़ता है 4 मीटर की हाइट 3 सेकंड में। तो देखो, वही बात जो मैंने आपको बताया, पावर बराबर हो जाएगी जो वेट है यानी कि mg, या उसको w से शो कर दो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या हाइट डिवाइड बाय टाइम। तो वेट है उसका 600 और हाइट वो कवर कर रहा है 4 मीटर की, और टाइम जो है वो है 3 सेकेंड। सो 3 1 3, 3 2 6, तो 2 4 8, और ये हो जाएगा 2 जीरो। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 800 वाट। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू, किलो वाट आर जो कि यूनिट है किस चीज़ का? एनर्जी का। 1 किलो वाट आर
तो 1 एज इट इज, किलो का मतलब होता है 1000, और आर, एक आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 3600। ये हो जाएगा 3 6 1 2 3 4 5 जीरोस, चाहे तो 36 एक्सपोनेंट 5 होगा, या हम कर सकते हैं 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के बराबर। तो करेक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। नंबर 10, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट नहीं है। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट आर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, फुट पाउंड पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। किलोवाट आर अभी मैंने ऊपर ही बताया, किलोवाट आर एनर्जी का यूनिट है और इसी वजह से वो जूल के बराबर आता है। इलेक्ट्रिकल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली। नंबर 11, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1000 किलोग्राम कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर कितना होगा। तो सबसे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ताकि आंसर आ जाए मीटर पर सेकंड में। ये हो गया मीटर पर सेकंड। फाइनली हमें क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2, m कितना है 1000 है, 22.2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2.47 10 रेज टू दी पावर 5 जूल्स के बराबर आएगा ये हमारा आंसर। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन कर लो तो ये 2.47 10 रेज टू दी पावर 5 आएगा। 10⁵ वाली वैल्यू बेसिकल आंसर होगा। नंबर 12, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ मास, मोशन ड्यू टू एनर्जी, मोशन जो होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो वर्ड आ रहा है काइन, इसका मतलब ही होता है मोशन। तो वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज डबल्ड बाय द फैक्टर और विच द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा अगर वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा आएगा। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी का, वो है 1/2 mv का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डबल होगी तो डबल का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ आंसर 4 आएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में डबल हो जाती है, यानी 2 गुना इजाफा हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना इजाफा होता है, या हम कह सकते हैं वो 4 टाइम्स हो जाती है। नंबर 14, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एंड मास इज रिड्यूस टू 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो अगेन वही बात है, मास को हमने कितना कर दिया, डबल कर दिया, और जो वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया और मास को हमने 1/4 कर दिया। ऐसा कुछ मामला हो गया, मास हो गया 1/4 m और वेलोसिटी हो गई 2v का स्क्वायर, यानी कि डबल का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4/4 आ जाएगा और mv स्क्वायर बचेगा। 4 से 4 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये चेंज। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है, लेकिन जब मास 4 गुना कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहेगी, आंसर आ जाएगा सेम। नंबर 15, एक बकेट है जिसका मास गिवन है 10 kg के बराबर और वो डाउनवर्ड मूव कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड में और डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मीटर। तो वर्क डन कितना किया ग्रेविटेशनल फील्ड में, डाउनवर्ड है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और सिर्फ हमें क्या करना है, वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh है। मास है 10, जी की वैल्यू मैंने बोला 9.8 रख लो या 10 रख लो, एक ही बात है, और हाइट जो है वो कवर हो रही है इतनी, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 98 प्लस का, क्योंकि ग्रेविटेशनल की डायरेक्शन में हो रही है। अगर आप इसको वैल्यू ऑफ जी 10 रख के करते तो 100 आता, विच इज़ वेरी क्लोजर टू 98 जूल। 16, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन ही है कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स में जब भी काम किया जाता है तो नेट वर्क डन जो आता है क्लोज्ड पाथ में वो 0 के बराबर होता है। When a body moves vertically upward, the work done will be, अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है एज फार एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसर्न। 18, a body of mass 10 किलोग्राम मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टोटल एनर्जी कितनी होगी। गुड क्वेश्चन। टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m v का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि m 10, ठीक है, 100 मैंने क्यों लिख दिया, 10 है, ठीक है, और m g की वैल्यू भी 10 कर लो, और हाइट कितनी है, हाइट है बराबर 2 के, तो ये हो जाएगा 1 2 से 1 2 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 10 20
काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 10 10 आर 100 और यानी कि 200। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 220 जूल्स, विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू 216 जूल्स। यानी कि हमने 10 से सॉल्व करा, उन्होंने 9.8 से किया होगा, इस वजह से फर्क आ रहा है, लेकिन 10 से करने से काम जल्दी हो जाता है। 19. Which one has higher kinetic energy? Both light and heavy bodies have equal momentum. दो बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम इक्वल है, तो कौन सी बॉडी जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखेगी? तो एक बात ज़रा आपने समझनी है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² के बराबर। राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ m से, तो ये हो जाएगा 1/2 m, ये डिवाइड वाला m है, और मल्टीप्लाई वाला m इसको कर देगा mv², m² v²। ऊपर जो लिखा हुआ ना m² v², इसको हम कर सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ऊपर आ जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर, नीचे आएगा 2m, और ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यानी कि बी होगा राइट आंसर। लाइट बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, मास कम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह है, डिवाइड बाय टाइम है, जब भी डिवाइड बाय टाइम आता है तो उसके लिए हम रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑल्टीट्यूड के साथ बढ़ती रहती है, जितना ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, जितना हाइट बढ़ती रहती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती रहती है। ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। 22. What happens to the total energy of moving object if all the applied forces are conserved? जब भी सारी फोर्सेस कंजर्व होती हैं तो उसे कहते हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना कंजर्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सेम रहना, और सारी फोर्सेस अगर कंजर्व रहती हैं तो वो सिस्टम होता है आइसोलेटेड। और जब भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाती है तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 23. What happens to the kinetic energy of the moving object if the net work done is positive? अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर हम वर्क करते रहेंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 24. स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है अराउंड अर्थ, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है, मिसाल तौर पर ये अर्थ है और ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, और उसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। डिस्टेंस को डी से भी शो कर सकते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम एफ से शो करते हैं, ठीक है जी। और कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक मर्तबा रिवॉल्व करेगा। अब याद रखो इन केस ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। क्यों वर्क डन जीरो होता है? जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है उसकी ये डायरेक्शन है, फोर्स की ये डायरेक्शन है, यानी कि जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। इन केस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट पर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता उसको गोल घुमाने के लिए, बल्कि वो हमेशा मूव करती रहती है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा होती है इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल मोशन, ठीक है ना। तो अगर वर्क डन 90 डिग्री की बात की जाती है, यानी कि वर्क डन जीरो की बात की जाती है, एंगल 90 डिग्री की बात की जाती है, तो सैटेलाइट एक कॉमन एग्जाम्पल है। द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। 25. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फिर वही बात आ गई ना, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा? पॉजिटिव होगा। एक पहले ही बता चुका हूँ ऐसी सवाल। अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है अगेंस्ट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसे जिस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रही होगी, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है इस तरीके से, बॉडी इस तरीके से स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन कोशिश करेगी ये मूव नहीं करे, बट फिर भी ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, अगेंस्ट डायरेक्शन है, 180 डिग्री का एंगल है। एक कुली है जो कि वॉक कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे और लोड उसके सर पे रखा हुआ है, तो वर्क डन बाय द कुली ऑन द लोड इज जीरो। ओ ये तो मैंने लिख ही दिया जीरो होता है, ठीक है, सॉरी, ये ब्लैंक होना चाहिए यहाँ से, ठीक है ना, ब्लैंक होना चाहिए, आंसर जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, और कुली जो फासला तय कर रहा होगा वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे ऐसे फासला तय कर रहा होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है, और यह पता है जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज होता है तो वर्क डन जीरो होता है।
28 व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फिर वही है, अलग तरीके से पूछा गया है, नेगेटिव होगा। द टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू द, टाइडल एनर्जी जो कि हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है उसके अंदर अट्रैक्शन ऑफ सन और मून दोनों की वजह से होती है। नंबर 30 वर्क डन का ही है ये भी क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है हमें, वेक्टर गिवन है, अप्लाइड फोर्स गिवन है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स, अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ पर जो वर्क डन की बात की जा रही है ना, वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है और वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। 2i माइनस जे माइनस का के डॉट 3i प्लस का 2j माइनस का 5k। डॉट प्रोडक्ट की सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने समझाई है, जो कि लेक्चर में भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। लंबे प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना, आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जे वाली वैल्यू सिर्फ जे वाली वैल्यू से होगी, के वाली वैल्यू के वाली वैल्यू से होगी, और आई जे के को नहीं लिखते। 2 3 जार 6 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 1 2 जार 2 माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5, कितना हो गया ये हो गया 6 प्लस 5 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 होता है 9 जूल्स। दिस ये जे जो है ना वो जूल वाला है। ओके, बाकी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जो कि चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बिल्कुल जाके देखो क्या कर रहे हो अभी तक, ठीक है जी। और आज की वीडियो के अंदर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।